हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 66 है वो ऑल टुगेदर एक न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और बेटा, यहाँ से बोर्ड एग्जाम्स में बोलते हैं ना 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप सो मेरे बच्चे कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से लर्न एंड अंडरस्टैंड करेंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो कि बेस्ड है न्यू चैप्टर के ऊपर, जो कि है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैं एवरीवन बेटा, अगर हम बात करें अपना चैप्टर नंबर जो 7 आज का नया चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले बेटा देखो, सवाल यही उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो देखो बेटा, जब एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, मान लो ये एक पार्टनरशिप फर्म है, और इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर लेट बी सपोज 3 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। तो अगर इन तीनों पार्टनर्स के बीच में बेटा अगर एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाए, ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब हम एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं और पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करते हैं। तो अगर इन तीनों पार्टनर्स के बीच में अगर एग्रीमेंट क्या हो जाए बेटा, कैंसिल हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, और उसकी जगह पे कोई नया एग्रीमेंट क्रिएट ना करा जाए, परमानेंटली आपने अपना एग्रीमेंट क्या कर दिया है, टर्मिनेट। तो ऐसे में हम कहते हैं कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है ना वो डिसॉल्व हो गई, यानी क्लोज डाउन हो गई। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का फर्म का मतलब होता है कि फर्म डिसॉल्व हो रही है, यानी फर्म क्लोज डाउन हो रही है। अब हम फर्म को बंद कर रहे हैं। तो फर्म बंद कब होगी बेटा, जो भी पार्टनर्स है, फर्म के पार्टनर्स हैं, अगर सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में अगर एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाता है और उसकी जगह पे कोई नया एग्रीमेंट क्रिएट नहीं होता, तो ऐसे में हम मानते हैं कि हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई है। और ऐसे में फिर हमारा जो अकाउंटिंग होता है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को लेकर होता है। ठीक है, तो अगर कहें कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है, तो लिखा है देखो, टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब सारे पार्टनर्स के बीच में बेटा एग्रीमेंट क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, टर्मिनेट। तो ऐसे में कंपलसरी फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो लिखा भी है ना, एग्रीमेंट टर्मिनेट बिटवीन ऑल द पार्टनर। तो सारे पार्टनर्स के बीच में जब एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाता है तो फर्म कंपलसरी क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। और बेटा, जब कंपलसरी फर्म डिसॉल्व होती है ना, तो ऐसे में पार्टनरशिप फर्म क्या करती है कि अपने जितने भी एसेट्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उन्हें डिस्पोज्ड ऑफ करती है। डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है उन्हें बेचती है, और बेचने से जो भी पैसा अराइज होता है, जो भी पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे से वो अपनी लाइबिलिटीज को रिपे करती हैं। यानी एसेट्स को बेचा जाएगा, और एसेट्स को बेच के जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, उससे हम अपनी सारी जितनी लाइबिलिटीज होती हैं उनको रिपे करेंगे। पर बेटा, क्योंकि जब हम लाइबिलिटीज को रिपे करते हैं तो उसका एक सीक्वेंस होता है। हम सबसे पहले बेटा जो एसेट डिस्पोज ऑफ करके जो पैसा कलेक्ट करते हैं, यानी पार्टनरशिप फर्म जो पैसा कलेक्ट करती है, उससे हम लाइबिलिटीज रिपे तो करते हैं, पर सबसे पहले हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को रिपे करते हैं। जैसे बैंक से कोई लोन ले रखा है, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, या मान लो ए बी सी, ये 3 पार्टनर्स हैं और इनकी वाइफ ने लोन दे रखा है बिजनेस में, वाइफ ने। तो वाइफ थोड़ा पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के, है ना। ये तो बोलते हैं ना मिस्टर एबीसी है पार्टनर। तो ऐसे में बेटा अगर इनकी वाइफ ने लोन दे रखा है पार्टनरशिप फर्म को, तो वो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी माना जाएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए प्रोविडेंट फंड बना रखा है बेटा, आज फर्म बंद हो रही है तो आपको अपने एम्प्लॉयज को वो प्रोविडेंट फंड पे करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे करेंगे, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी जैसे ही पे कर देंगे तो फिर दूसरा जो पेमेंट होगा वो करा जाता है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है। क्या दिया है, लोन। अगर लोन दिया है तो फिर पार्टनर्स के लोन की रिपेमेंट की जाती है। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। ठीक है, तो सबसे पहले बाहर वाली जितनी लाइबिलिटीज है उनको रिपे करो। उसके बाद फिर अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, पार्टनर की वाइफ ने नहीं, देखो अगर पार्टनर की वाइफ लोन देती है ना तो वो एक्सटर्नल माना जाता है, क्योंकि वाइफ बोलते हैं ना कि पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर नहीं है ना। तो जो पार्टनर की वाइफ्स हैं अगर वो लोन देती हैं पार्टनरशिप फर्म को, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। अगर कोई पार्टनर लोन देता है ना, कोई पार्टनर लोन देता है अपनी पार्टनरशिप फर्म को, तो वो सेकंड नंबर पे उसको रिपे किया जाता है। एंड सबसे लास्ट में पे किया जाता है फिर इंटरनल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज में जनरली
जो कैपिटल्स होती हैं, क्या होती हैं जो कैपिटल्स, किनकी कैपिटल्स, पार्टनर्स की, उनको रिपे किया जाता है। ओके, तो लायबिलिटीज रिपे करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, करनी तो है ही वही लायबिलिटीज रिपे, पर सीक्वेंस के साथ होता है। सबसे पहले हम जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उनको पे करते हैं, फिर सेकंड नंबर पे हम पे करते हैं अगर किसी पार्टनर्स ने लोन दिया है, फर्म को लोन दिया है तो उसको रिपे किया जाता है, और लास्ट में पार्टनर्स की कैपिटल यानी इंटरनल लायबिलिटीज को रिपे किया जाता है। बोलो बात समझ में आ गई, दैट्स योर पॉइंट। ठीक है, तो बताओ जब एक फर्म डिसॉल्व होती है तो क्या होता है, टर्मिनेशन हो जाता है एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। सारे पार्टनर्स जो भी होते हैं उनके बीच का एग्रीमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है पार्टनरशिप फर्म में। तो हम उसको कहते हैं कि भाई फर्म क्या होगी, कंपलसरी डिसॉल्व, यानी फर्म अब हो रही है क्लोज डाउन। फर्म जब क्लोज डाउन होती है तो फर्म क्या करती है, जितने भी अपने एसेट्स होती है उनको सोल्ड आउट करती है, डिस्पोज ऑफ करती है, और उससे जो भी पैसा कलेक्ट होता है बेटा उससे रिपे करती है अपनी लायबिलिटीज को। पर एक सीक्वेंस के साथ, सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज, फिर हमारा आता है बेटा पार्टनर्स का लोन, एंड फिर हम पेश करते हैं इंटरनल लायबिलिटी। बोलो क्या आपको इतनी बात समझ में आई, द आंसर इज यस। बट कभी कभी ना बेटा एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है कि जब टर्मिनेशन होता है ओल्ड एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, पार्टनर के बीच में ना एक पुराना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है इन अ पार्टनरशिप फर्म। अब देखो पुराना एग्रीमेंट खत्म तो होता है पर उसकी वजह पे एक नया एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है यहाँ पर, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ना कोई नया एग्रीमेंट क्रिएट नहीं होता, एग्रीमेंट परमानेंटली टर्मिनेट हो जाता है सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में, और उसकी जगह पे कोई नया एग्रीमेंट क्रिएट नहीं होता। तो हम एज्यूम कर लेते हैं अब हमारी फर्म क्लोज डाउन हो रही है। बट जब पार्टनर्स अपने ओल्ड एग्रीमेंट को टर्मिनेट करते हैं पार्टनरशिप फर्म में और उसकी जगह पे एक नया एग्रीमेंट क्रिएट कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं हो रही, परमानेंटली एग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं किया जा रहा, खत्म नहीं किया जा रहा, सिर्फ ओल्ड एग्रीमेंट खत्म किया जा रहा है, पर उसकी जगह पे एक न्यू एग्रीमेंट क्रिएट करा जा रहा है। जैसे आपने ये बेटा ऑलरेडी पढ़ लिया है, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ए बी सी मान लो तीन पार्टनर से, इनके बीच का रेशो था 3:2:1, बट अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम न्यू रेशो क्या रखेंगे, 1:1:1। तो आप मुझे एक बात बताओ, पुराना एग्रीमेंट 3:2:1 में था, नया एग्रीमेंट अब 1:1:1 में हो रहा है, तो पुराना एग्रीमेंट तो खत्म हो रहा है ना, पर उसकी जगह पे नया एग्रीमेंट प्लेस डाउन हो रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ फर्म बंद हो रही है, नहीं, यहाँ तो बस ओल्ड एग्रीमेंट कैंसिल हो रहा है और एक नया एग्रीमेंट चालू हो रहा है। वैसे ही एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है बेटा, ए और बी दो पार्टनर हैं, इनके बीच का रेशो है 3:2, पर ये सी को भी लाना चाहते हैं एक नए पार्टनर को 1/4 शेयर के लिए। याद है ना, हमने एडमिशन चैप्टर पढ़ा था तो देखा था। तो अब आगे कितने पार्टनर हो जाएंगे, ए बी सी। पहले एग्रीमेंट था ए बी के बीच में, बट अब एग्रीमेंट हो जाएगा ए बी सी के बीच में। तो ओल्ड एग्रीमेंट कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ओल्ड एग्रीमेंट कैंसिल हो रहा है और उसके जगह पे एक नया एग्रीमेंट चालू हो रहा है। वहीं अगर मान लीजिए रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, डेथ ऑफ पार्टनर है, लाइक ए बी सी तीन पार्टनर हैं, इनके बीच का रेशो है 3:2:1, और मान लो सी या तो रिटायर हो रहा है या मान लो उसकी डेथ हो रही है। तो ऐसे में अभी एग्रीमेंट ए बी सी के बीच में, बट अब आगे जाके जो एग्रीमेंट होगा वो किसके बीच में होगा, ए और बी के बीच में। तो यहाँ पे ना देखो ओल्ड एग्रीमेंट कैंसिल होकर नया एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, कभी कभी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर के केस में ऐसा एग्रीमेंट हुआ रहता है पार्टनरशिप डीड में कि अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हुआ या कोई भी पार्टनर डेथ हुआ तो उस केस में हम अपनी फर्म बंद भी कर सकते हैं, ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है। और क्या पता पार्टनरशिप डीड में ऐसा एग्रीमेंट भी लिखा हुआ हो सकता है कि भाई अगर रिटायरमेंट हो रहा हो और डेथ हो रही हो किसी पार्टनर की, तो बाकी जो बचे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो आगे फर्म को चला सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है अगर, तो फर्म में और मे नॉट फर्म क्लोज। ऐसा हो सकता है कि फर्म क्लोज ना हो और फर्म क्लोज भी हो जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ में कभी कभी हम ऐसी कंडीशन बना सकते हैं एग्रीमेंट में कि अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होता है, कोई भी पार्टनर डेथ होता है, तो फर्म बंद हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। और कभी कभी हम ऐसा एग्रीमेंट बना सकते हैं कि अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड या डेथ हो किसी की पार्टनर की, तो फर्म बंद नहीं होगी, बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर है वो चलाएंगे। ना मेरे बच्चे, इसलिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बेटा फर्म कंपलसरी क्लोज होती है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मेरे बच्चे फर्म क्लोज हो भी सकती है और नहीं भी, वही है ना, रिटायरमेंट या
डेथ में हम कभी कभी ऐसे एग्रीमेंट लिख सकते हैं कि भाई पार्टनर के रिटायरमेंट या डेथ होने पे फर्म क्लोज हो जाएगी या फर्म क्लोज नहीं होगी, ऐसे कंडीशन हम लिख सकते हैं। तो इसलिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म में और मे नॉट क्लोज, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कंपलसरी होती है बेटा कि पार्टनरशिप फर्म क्या होगी, क्लोज डाउन होगी। अच्छा, हमारा चैप्टर कौन सा है बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेट करता है, इसलिए हमारी अभी जो अकाउंटिंग है सारी के सारी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेट होगी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बेटा जितने भी चैप्टर्स आ सकते हैं, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये आप ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हो। अब हमारे सारे कंसेप्ट किस तरफ जाएंगे बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की तरफ। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है, द आंसर इज यस। अब बात करूं बेटा कि जब हमारी फर्म डिसॉल्व होती है यानी बंद होती है, तो बेसिकली हमें कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर ना हमें 4 अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट, एक होता है पार्टनर्स का लोन अकाउंट, एक होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, एक होता है हमारे पास कैश या बैंक अकाउंट। तो हमें 4 अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करने होते हैं। हमारा आज का क्लास बेटा किस पे घूमेगा, रियलाइजेशन अकाउंट पे घूमेगा, ठीक है। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट अगर हमें बनाना है तो बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट होता किस चीज के लिए है। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट में ना देखो पार्टनरशिप फर्म अपने सारे एसेट ट्रांसफर करती है और सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर करती है। पहले ट्रांसफर करती है, ठीक है। ट्रांसफर करने के बाद सारे एसेट्स को बेचा जाता है और जो पैसा कलेक्ट होता है उससे लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। आफ्टर दैट ये देखा जाता है कि ऐसा करने से पार्टनरशिप फर्म को कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ, मतलब एट द एंड रियलाइजेशन अकाउंट में निकाला जाता है प्रॉफिट या लॉस, कि एसेट्स को बेच के और लाइबिलिटी को पे ऑफ करके कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ, और वो फायदा नुकसान वंस अगेन किसको दे दिया जाता है, अपने पार्टनर्स को दे दिया जाता है। तो बेसिकली जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं ना बेटा, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो हमारे पास ना क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई रहती है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी गई होगी। तो जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं जिन्हें हम बेच सकते हैं, याद रखना रियलाइजेशन अकाउंट में हम वही एसेट ट्रांसफर कर सकते हैं जो एसेट हम बेच सकते हैं। ऐसे कुछ ऐसे एसेट होते हैं बेटा जो हम बेच नहीं सकते, जैसे कैश, बैंक, फिक्टिशियस एसेट, यू नो लॉसेस वगैरह, उनको नहीं बेच सकते हम, वो ट्रांसफर नहीं होंगे। पर यस जो एसेट हम बेच सकते हैं उनको हम ट्रांसफर करेंगे। अब मैं आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कौन से एसेट हम नहीं बेच सकते, टेंशन मत लो। पर इतना ध्यान रखो वही एसेट यहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में जिनको आप बेच सकते हो, ठीक है। तो जो भी एसेट्स आपको ट्रांसफर करने हैं रियलाइजेशन में, आप वो ट्रांसफर करेंगे टू सन्ड्री एसेट लिखकर, और जो भी लाइबिलिटीज हैं आप उनको ट्रांसफर करेंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। सारी लाइबिलिटीज नहीं जाएंगी, वही लाइबिलिटीज आएंगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में जिन लाइबिलिटीज को मेरे बच्चे आप क्या करोगे, पे करोगे, वो भी एक्सटर्नली, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल। रियलाइजेशन अकाउंट में बेटा जो लाइबिलिटीज पे की जाती हैं वो की जाती हैं एक्सटर्नल, इसलिए जब लाइबिलिटीज यहाँ ट्रांसफर होंगी तो कौन सी लाइबिलिटीज सिर्फ ट्रांसफर करी जाएंगी, एक्सटर्नल, जैसे बैंक लोन्स, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब वही लाइबिलिटीज आप ट्रांसफर करेंगे जो आपने बाहर वालों को पे करनी है, ठीक है। अब देखो जो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। इसकी डेबिट साइड एक्सपेंस की होती है और क्रेडिट साइड इनकम की होती है। अब जब बेटा हम ऐसे ट्रांसफर करते हैं ना रियलाइजेशन में, तो हम एक्सपेंस साइड यानी डेबिट साइड में करते हैं, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस में करते हैं। अच्छा ऐसा क्यों, सर एसेट है तो हमने एसेट को जब रियलाइजेशन अकाउंट में भेजा तो एक्सपेंस क्यों दिखाया। देखो बेटा ऐसा होता है ना कि जब एक फर्म डिसॉल्व होती है तो वो अपना प्रिपेयर करती है रियलाइजेशन अकाउंट। फर्म बेटा जब डिसॉल्व होती है तो फर्म का जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है ना, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है, वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। मतलब आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फर्म में लगेगा नहीं। आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा बेटा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है जब हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड, हमें भी नहीं पता कि हम अपना फर्म कब क्लोज करेंगे। तो अगर आप अपने फर्म को स्टार्ट करते हो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, कि आपको भी नहीं पता कि आप फर्म कब क्लोज करोगे, आप ऐसा एज्यूम करते हो कि हमारा बिजनेस इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हम इसको बोलते थे। यहाँ पर हम देखते थे कि फर्म क्या करती थी, ट्रांजेक्शन को कैटेगराइज करती थी कि ये मेरे एसेट हैं, ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मेरा एक्सपेंस है, ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अंदर मेरी इनकम हो रही है, ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अंदर हमारी लाइबिलिटी होती है। मतलब जब एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट चल रहा होता है ना बेटा, एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जब चल रहा होता है तो फर्म अपनी ट्रांजेक्शन को ना कैटेगराइज करती है कि
कुछ आइटम्स मेरे एसेट हैं, कुछ आइटम्स मेरे एक्सपेंस हैं, कुछ आइटम मेरी इनकम्स हैं, कुछ आइटम्स मेरी लायबिलिटीज हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इस तरीके से, ठीक है। लो, इनकम मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है। तो कैटेगराइज करते हैं। पर जब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ही खत्म हो गया, तो फिर कैटेगराइजेशन भी खत्म हो गया। अब बिजनेस एसेट को एसेट नहीं मानती, लायबिलिटीज को लायबिलिटी नहीं मानती। अब बिजनेस के लिए सिर्फ एक ही चीजें मायने रखती है, एक्सपेंस एंड इनकम, ठीक है, एक्सपेंस एंड इनकम। क्योंकि फर्म बंद हो रही है, तो या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा। इसलिए जब बेटा हम अपने बैलेंस शीट के सारे एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में, तो हम ये मानते हैं कि अब हमारा फर्म बंद हो रहा है, अब हम इन एसेट से फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, तो अब एसेट को एसेट नहीं बोला जाना चाहिए। हम ये मानेंगे कि इन एसेट्स में हमने पैसा लगाया था, खर्चा किया था, तो ये हमारे एक्सपेंस है। तो इसलिए मेरे बच्चे, हम अपने सारे एसेट्स को जब ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो ऑन एन एक्सपेंस साइड यानी डेबिट साइड करते हैं। हम ये मानते हैं कि हमने इन पे खर्चा किया था, अभी तक ये एसेट थे क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट चलता था, आगे भी हमारा फर्म चलना था, तो हम एसेट को एसेट दिखाते थे कि हम इनसे इकोनॉमिक बेनिफिट ले पाएंगे। एसेट्स क्या होते हैं बेटा? एसेट्स हम हर एक उन चीज को बोल सकते हैं जिनसे हम फ्यूचर में भी इकोनॉमिक बेनिफिट उठा सकते हैं। हमारे देखो पास फैन है, फैन चल रहा है, मान लो मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में फैन चल रहा है, तो फैन क्या हो गया मेरे लिए? एसेट हो गया। मेरे पास बोलते हैं ना कि अपना कंप्यूटर है, वो क्या है मेरे लिए? एसेट है, क्योंकि मैं इनसे इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहा हूँ। मेरे पास आईपैड है, तो ये आईपैड मेरे लिए क्या है? एसेट है, मैं इससे इकोनॉमिक बेनिफिट ले पा रहा हूँ, तो ये सब मेरे एसेट है। पर जब बेटा मेरा बिजनेस ही बंद हो रहा है, तो अब ये मेरे एसेट थोड़ी कहलाए जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि इनमें मैंने खर्चा करा था, तो ये टिपिकली मेरे क्या बन गए? एक्सपेंस बन गए। इसलिए इनको एक्सपेंस साइड ट्रांसफर किया जाता है। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे ही बेटा अब लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज नहीं है। लाइबिलिटीज देखो तब तक थी जब तक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट था। अब बेटा यहाँ पर बिजनेस बंद हो रही है, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फिनिश हो गया। अब हमारे लिए मायने रखता है बस एक्सपेंस एंड इनकम। तो क्योंकि इन लाइबिलिटीज से हमने पैसा लिया था, देखो लाइबिलिटीज से ना हमें कैश उधार में मिलता है ना, कैश उधार में मिलता है। तो इन लाइबिलिटीज से ना हमें पैसा मिला होगा, हमने पैसा बोरो किया होगा, तो इसलिए हम लाइबिलिटीज को टिपिकली यहाँ पर इनकम दिखा देते हैं, कहते हैं कि इन लाइबिलिटीज से हमें पैसा मिला था। तो मिला था, तो ऐसे में हम इसको इनकम यहाँ पर शो कर देते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें ये पे करना होता है इन फ्यूचर, बट बिजनेस तो आज ही बंद हो रहा है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फिनिश हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइबिलिटी को अपना जब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ, तो इनकम साइड में करता हूँ। मैं मानता हूँ ये मेरी लाइबिलिटी नहीं है, ये मेरी एक तरीके की इनकम हो गई, क्योंकि मुझे इनसे पैसा मिला था, मुझे इनसे पैसा मिला था, मैंने बोरो किया था, पैसा आया था, तो ये मेरी इनकम होगी। देखो बैकडोर से ये एसेट और लाइबिलिटी ही है, पर जब ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर होते हैं, तो ये ऑन एन एक्सपेंस साइड और ऑन एन इनकम साइड ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। देखो लाइबिलिटीज भी आप सारी ट्रांसफर करेंगे, बट सारी मतलब सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ही ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। कोई इंटरनल लाइबिलिटी है जो पार्टनर्स को देना है, या मान लो पार्टनर्स का लोन है, तो वो यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ बाहर वालों को जो पे करना है वो यहाँ ट्रांसफर होगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही बेटा आप अपने एसेट डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, एक्सपेंस साइड, और अपनी लाइबिलिटीज को इनकम साइड क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो ये होता है आपका स्टेप नंबर 1। सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट में यही करना है। दूसरा मेरे बच्चे, अब आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट में, सेकंड स्टेप में, अपने जो भी एसेट हैं उनको बेचना है। अब देखो मेरे मुंह पे आएगा कि एसेट बेचना है, पर पर्टिकुलरली आप ना अपने रियलाइजेशन को बेच रहे होते हो, क्योंकि एसेट किसके अंदर आ चुके हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आ चुके हैं, एक्सपेंस मान के। और लाइबिलिटीज भी कहाँ आ चुकी हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में इनकम मान के, ठीक है। अब हम अपने एसेट्स को ना, यानी अपने रियलाइजेशन को बेचेंगे, क्योंकि है तो टिपिकली ये बैकडोर से एसेट ही ना। अब अगर हम इन्हें बेचेंगे, तो बेचने से ना हमारे पास पैसा आएगा, हम इन एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर देंगे, तो डिस्पोज ऑफ करने से पैसा आएगा। और अगर आएगा तो ये अपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि एसेट को बेचोगे तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो पैसा आना क्या होता है बेटा? इनकम। तो क्रेडिट साइड में आएगा, तो लिखेंगे बाई कैश बैंक अकाउंट। और जो भी एसेट मेरे बच्चे बिक रहे होंगे, उनको हम यहाँ पर लाइन से लिख देंगे। अमाउंट पहले इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर टोटल करके बाहर आउटर कॉलम में लिख देंगे। बोलो बात समझ में आएगी? जो भी एसेट मेरे बिक रहे होंगे। वैसे ही बेटा मैं अगर अपनी लाइबिलिटीज को पे आउट कर रहा हूँ, है टिपिकली ये रियलाइजेशन ही, बट अगर मैं अपनी लाइबिलिटीज को पे आउट कर रहा हूँ, अब पे कर रहा हूँ, तो मेरे बच्चे उससे क्या होगा? हमारा एक्सपेंस होगा।
है ना। एक्सपेंस होगा क्योंकि पे कर रहा हूँ तो डेबिट साइड में आएगा टू कैश बैंक। जिन भी लाइबिलिटीज को मैं पे करूंगा बेटा, वो सारी लाइबिलिटीज का अमाउंट मैं पहले इनर कॉलम में लिखूंगा, फिर टोटल करके बाहर लिखूंगा। सारी इन्फो देखो मेरे को दी होंगी कि कौन से एसेट मेरे बिक रहे हैं, कौन सी मेरी लाइबिलिटीज पे हो रही है, सारा टोटली क्वेश्चन में बताया हुआ रहेगा। बस हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, अपने एसेट्स को रियलाइजेशन में डेबिट साइड ट्रांसफर करो एक्सपेंस मान के, और अपनी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में इनकम मान के। ये मानो कि एसेट में आपने पहले खर्चा किया होगा तो ये आपका एक्सपेंस है, और लाइबिलिटीज वालों से आपने पैसा बोरो किया होगा तो पैसा आया होगा तो इनकम है। सेकंड स्टेप में आप अपने एसेट्स को बेच दो, बेचोगे तो बेटा पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड में, और अपनी लाइबिलिटीज को अगर आप पे ऑफ करते हो तो खर्चा होगा, एक्सपेंस है, आप पे ऑफ कर रहे हो लाइबिलिटीज को तो डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। तो देखो पहले आपने क्रॉस किया एसेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करके, फिर उनका भी क्रॉस किया, एसेट बेचोगे तो क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करोगे तो डेबिट साइड में, ठीक है। क्रॉस क्रॉस, ठीक है, याद रखना इस चीज को। फिर इसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि हम अपने एसेट्स को ना कैश बैंक में नहीं बेचते, यानी मार्केट में नहीं बेचते। कभी कभी पार्टनर कहता है कि तुम ये बाहर वालों को क्यों दे रहे हो, मुझे ही दे दो, मैं ही ले लेता हूँ, तुमने कैपिटल का तो पैसा वैसे हमें भी देना ही है लास्ट में आकर, तो एक काम करो ये एसेट तुम मुझे बेच दो। तो अगर बेटा एसेट पार्टनर को बेचा जाता है तो फिर वो कैश बैंक हेडिंग के अंदर नहीं आता, वो किस हेडिंग के अंदर आता है, पार्टनर की हेडिंग के अंदर आता है। मतलब जो भी पार्टनर इसे लेकर जा रहा होगा उस पार्टनर का नाम लिखेंगे, आगे कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ब्रैकेट में दिखा देंगे कि कौन सा एसेट वो टेकन ओवर करके जा रहा है ना। जैसे मान लो मशीन लेकर जा रहा है ए, तो हम लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे मशीन टेकन ओवर, जितने भी अमाउंट में लेकर जा रहा होगा यहाँ लिख देंगे। पर वो कैश बैंक के अंदर नहीं बिकेगा, वो पार्टनर के थ्रू बिकेगा। अब क्योंकि बिक रहा है, चाहे वो कैश बैंक के थ्रू बिके या पार्टनर के थ्रू बिके, बिक तो रहा है बेटा, इसलिए पार्टनरशिप फर्म की इनकम हो गई तो क्रेडिट साइड में आएगा। बोलो बात समझ में आई। बट अगर लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटीज हम कैश बैंक के थ्रू भी पे कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी बताया आपको। पर अगर लाइबिलिटीज बेटा किसके थ्रू पे की जा रही है, पार्टनर के थ्रू, है ना। देखो पार्टनर कभी कभी पार्टनरशिप फर्म को कहता है कि तुम मत पे करो, कोई बात नहीं, मैं पे कर देता हूँ लाइबिलिटीज को। पर क्या आपको क्या लगता है, क्या पार्टनर फ्री में लाइबिलिटी पे करेगा? द आंसर इज नो, फ्री में थोड़ी पे करेगा वो लाइबिलिटी को। तो ऐसे में मेरे बच्चे यहाँ पर हम उस पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट करते हैं। हम कहते हैं हमारा पार्टनर जितनी लायबिलिटीज को पे करेगा उतना पैसा हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चढ़ा देंगे। यहाँ पर तो बेटा देखो हमारा एसेट बिका था पार्टनर के थ्रू, तो हमारा फायदा हुआ। और अब हम जब कल के दिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे देखेंगे तो हम अपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस भी कर देंगे, क्योंकि वो हमारा एसेट लेकर गया। फर्म का फायदा हुआ पर पार्टनर का कैपिटल रिड्यूस होगा। और अगर वो फर्म की लायबिलिटी लेकर जाता है पार्टनर, कोई भी पार्टनर ए बी सी एक्स वाई जेड, कोई भी पार्टनर का लायबिलिटी लेकर जाता है, तो फर्म ने क्योंकि लायबिलिटी पे करी, कैश बैंक में नहीं करी, तो क्या हुआ, पार्टनर के थ्रू करी, फर्म का एक्सपेंस है, डेबिट साइड आएगा। पर जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, तो यहाँ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि फर्म का एक्सपेंस है, बट क्योंकि पार्टनर ने लायबिलिटी पे करी है तो हमें उस पार्टनर का अकाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी क्रेडिट करना पड़ेगा। फिलहाल हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बाद में तो देख लेंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि एसेट कैश बैंक में ना बिक कर कभी कभी पार्टनर के थ्रू भी बिक सकते हैं। लाइबिलिटीज जरूरी नहीं कि सारी की सारी कैश बैंक के थ्रू ही पे हो, कुछ लाइबिलिटीज आपके पार्टनर्स के थ्रू भी पे की जा सकती है। तो ये होता है बेटा आपका स्टेप नंबर 2, जहां पर आप अपने एसेट्स को बेचते हो और आप अपनी लाइबिलिटीज को बेचते हो। एसेट्स को बेचोगे तो क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटीज को पे करोगे तो डेबिट साइड में, ठीक है। एसेट को कैश बैंक में भी बेच सकते हो, पार्टनर के थ्रू भी बेच सकते हो, लाइबिलिटीज को कैश बैंक से भी पे कर सकते हो और पार्टनर्स के थ्रू भी पे कर सकते हो। और आफ्टर दैट मेरे बच्चे, फिर फाइनली फर्म ये देखती है कि मेरी कौन सी साइड बड़ी है, मेरी इनकम साइड बड़ी है कि मेरी एक्सपेंस साइड बड़ी है। अगर मान लो इनकम साइड बड़ी है, इनकम साइड हायर साइड में और एक्सपेंस साइड लोअर साइड में, लाइक इनकम का टोटल आ रहा है 1 लाख और एक्सपेंस साइड का टोटल आ रहा है 70,000। मान लो आपने एक्सपेंस साइड सारी टोटल करी और 70,000 का टोटल आया एक्सपेंस साइड का, तो 1 लाख में से इनकम में से अगर 70,000 का एक्सपेंस हम लेस करते हैं तो बैलेंस कहाँ बच रहा है बेटा, हमारा डेबिट साइड में, जिसे हम क्या कहलाएंगे, क्या बोलेंगे हम, प्रॉफिट। कि ये प्रॉफिट हुआ और ये प्रॉफिट जो रियलाइजेशन अकाउंट से हुआ ये ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ए और बी हमारे पास, लेट बी सपोज 2 पार्टनर है मान लो, तो जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसमें हम ये प्रॉफिट 30,000 का बांट देंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा वो बांट देंगे। और अगर उल्टा हो जाए, एक्सपेंस साइड बड़ी हो जाए और इनकम साइड छोटी हो जाए, एक्सपेंस का टोटल आ रहा है 1 लाख पर
इनकम का टोटल आ रहा है 70,000, तो अब आपका क्रेडिट में बैलेंस बचेगा 30,000, जिसको आप बोलेंगे लॉस, और ये लॉस आप ट्रांसफर कर देंगे अपने पार्टनर्स के बीच में। कौन से रेशो में? जो भी रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उस रेशो में हम ये लॉस पार्टनर के बीच में बांट देंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? और फिर बेटा टोटल कर देंगे। टोटल तो बेटा बोथ साइड उसी साइड का आएगा जो साइड बड़ी होगी। क्रेडिट का साइड बड़ा होगा तो दोनों साइड क्रेडिट का अमाउंट होगा, डेबिट साइड अगर बड़ी होगी तो डेबिट साइड दोनों का टोटल का अमाउंट होगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? सर हमें ये भी समझ में आ गई। तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा 3 स्टेप में बनकर तैयार हो जाता है। पहले स्टेप में बेटा हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। दूसरे स्टेप में बेटा हम अपनी लायबिलिटीज और एसेट्स को बोलते हैं ना कि पे या बेचते हैं, ठीक है। एसेट्स को बेचेंगे, लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे, चाहे कैश बैंक में या पार्टनर के थ्रू, ठीक है। और तीसरा स्टेप होता है प्रॉफिट या लॉस निकालना। वो डिपेंड करता है कि कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट या क्रेडिट साइड, ठीक है। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? ये द आंसर इज यस। अब बेटा हमें ना देखो एक कंसेप्ट और देखना है जर्नल एंट्री का, ठीक है। इसको देखते साथ ही बेटा हम अपना आज का लेक्चर फिर खत्म करेंगे और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अच्छी अच्छी बातें भी बताऊंगा कि जैसे कौन से एसेट्स हम बैलेंस शीट से ट्रांसफर कर सकते हैं रियलाइजेशन से, कौन सी लायबिलिटीज हम ट्रांसफर कर सकते हैं बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में, एसेट्स को कैसे बेचा जाता है, लायबिलिटीज को कैसे पे ऑफ किया जाता है, कैसे प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। पर आज के बेटा लेक्चर में मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट की जर्नल एंट्री भी समझा रहा हूँ, जो कि इस तरीके से। देखो बेटा जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट आपको पूरा समझ में आ गया, मैंने अभी अभी बता दिया बेटा। बेसिकली हमें एंट्री पास करनी है। अब देखो एंट्री पास करने के लिए रूल्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। सारे एसेट बेटा हमारे डेबिट होते हैं एज पर रूल्स ऑफ अकाउंट, और अगर एसेट रिड्यूस होते हैं ना, रिड्यूस होते हैं तो उल्टा हो जाता है, बैलेंस डेबिट का क्रेडिट हो जाता है। वहीं अगर बेटा एक्सपेंस की बात करो तो सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, बट अगर एक्सपेंस रिड्यूस हो रहे हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। वैसे इनकम बेटा हमारा जो होता है वो क्रेडिट होता है एज पर रूल्स ऑफ अकाउंट, बट अगर इनकम रिड्यूस हो रही है तो वो डेबिट होता है। और अगर लाइबिलिटीज को देखा जाए तो लाइबिलिटीज के बैलेंसेस भी क्रेडिट होते हैं बेटा, और अगर लाइबिलिटीज रिड्यूस होती है तो उनका बैलेंस डेबिट कर दिया जाता है। अब देखो ये रूल्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए व्हेन यू प्रिपेयर योर रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, जब आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो। तो देखो सबसे पहले आपने अपने एसेट्स को ट्रांसफर करा रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में एज एन एक्सपेंस मान के कि भाई इस एसेट पे मैंने खर्चा किया था। पहले मैं इसको एसेट इसलिए मान रहा था क्योंकि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा ऐसा हम मानते थे। तो हम मानते थे कि ये एसेट हमारा एसेट है क्योंकि इससे हम आगे भी इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते थे। बट आज हमारा फर्म बंद हो रहा है तो इस एसेट को अब हम एसेट नहीं बोलेंगे, अब इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। तो सोचो जब आप अपने एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में एज एन एक्सपेंस साइड ट्रांसफर कर रहे हो तो आप अपने एसेट को खत्म कर रहे हो और उसको क्या मान रहे हो? अपना रियलाइजेशन एज अ एक्सपेंस मान रहे हो, ठीक है। तो आप अपने एसेट को खत्म कर रहे हो। तो जब आप अपने बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को ट्रांसफर करते हो डेबिट साइड में, तो आप अपने एसेट को खत्म करते हो। तो एसेट्स होते तो डेबिट है, पर जब रिड्यूस होते हैं बेटा तो वो क्रेडिट होते हैं। तो ऐसे में देखो मैंने एसेट अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। मैंने कहा एसेट मेरा खत्म हो गया, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। बट मैंने इसको क्या दिखाया रियलाइजेशन अकाउंट में? अपना एक्सपेंस। और हमें पता है बेटा सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिटेड। तो हमने पहली एंट्री जो एसेट ट्रांसफर करने की पास करी वो करी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बोलो बात समझ में आई? रियलाइजेशन को क्यों डेबिट करा? क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। और एसेट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि अब ये एसेट का स्टेटस खो रहा है, अब ये एसेट नहीं है, ठीक है। एसेट से ये क्या बन रहा है? रियलाइजेशन एक्सपेंस बन रहा है। तो ऐसे में जो एसेट मेरा पहले डेबिट था, एसेट के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। अब मैं उन्हें रिड्यूस कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? उन्हें क्रेडिट। तो मेरी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। वहीं बेटा अगर मैं बात करूँ लाइबिलिटीज ट्रांसफर करने की, जब हम लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे हैं तो सेम आप अपना लाइबिलिटीज का स्टेटस भी खत्म कर रहे हो। आप कह रहे हो ये मेरी लाइबिलिटीज नहीं है। तो ऐसे में बेटा अगर ये आपकी लाइबिलिटीज नहीं है तो फिर ये रियलाइजेशन अकाउंट में आपकी क्या बन रही है? इनकम। आप इसे अपना इनकम ट्रीट कर रहे हो, कह रहे हो इनसे हमने पैसे बोरो किया था। वी नो बेटा कि ये लाइबिलिटी ही है, पर यहाँ रियलाइजेशन में दो ही चीजें चलती हैं, एक्सपेंस और इनकम। इसलिए मेरे बच्चे हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने जो पैसा बोरो किया इससे तो हमारे पास पैसा आया होगा ना, तो इसलिए हम इसको इनकम ट्रीट कर देते हैं। तो हम कहते हैं लाइबिलिटी खत्म हो रही है और रियलाइजेशन अकाउंट में ये इनकम बन रही है। तो हम क्या करते हैं? अपनी लाइबिलिटीज को खत्म करते हैं बेटा, क्योंकि ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन में। तो इसमें मेरे बेटे लाइबिलिटीज हमारी खत्म हो रही है।
तो लाइबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, पर जब लाइबिलिटीज खत्म होती हैं तो उनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो देखो मैंने लाइबिलिटीज को डेबिट करा, देख रहे हो आप, लाइबिलिटीज को डेबिट करा, पर इससे होने वाला फायदा हमने कहाँ दिखा दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में दिखा दिया, देख रहे हो ना, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने इसको इनकम दिखाया। तो एंट्री हुई लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो पहले स्टेप की एंट्री हो गई, द आंसर इज यस। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है एसेट को बेचना कैश बैंक के थ्रू या बेचना पार्टनर के थ्रू। और जब हम अपने एसेट या कैश बैंक को सॉरी या हम अपने एसेट को कैश बैंक के थ्रू बेचें या हम अपने एसेट को पार्टनर के थ्रू बेचें, रियलाइजेशन अकाउंट में बेटा इनकम होती है यानी क्रेडिट होता है। तो देखो यहाँ पर अगर हम अपने एसेट को कैश बैंक के थ्रू बेच रहे हैं तो बेटा पैसा आ रहा है, भाई ऑब्वियस सी बात है। अगर हम एसेट्स को यानी देखो मैं बोल भले ही एसेट रहा हूँ बट ये है क्या बेटा, रियलाइजेशन। तो अगर मैं अपने एसेट को बेच रहा हूँ तो बेचने से बेटा मेरे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है ना। और कैश और बैंक क्या होता है हमारे लिए, एक तरीके से एसेट होता है ना, एक तरीके से एसेट होता है। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ठीक है। सर एक बात बताओ, मैंने कहा क्या, सर आप ही तो बोलते हो ना कि मतलब यहाँ पे तो एसेट और लाइबिलिटी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती, हाँ। तो फिर सर आप कैश बैंक को यहाँ एसेट क्यों बोल रहे हो, है ना, इसको एसेट क्यों बोल रहे हो बेटा। हम ना देखो जब लास्ट में कैश बैंक अकाउंट बनाएंगे, है ना, मैंने बोला था ना कि सबसे लास्ट में हम कैश बैंक अकाउंट बनाते हैं, तो कैश बैंक अकाउंट भी ना हमारा खत्म हो जाता है, जितना पैसा आता है उतना पैसा फिर हम लाइबिलिटीज वालों को पे करते हैं, तो कैश बैंक टिपिकली खत्म हो जाता है, तो कोई एसेट बचता ही नहीं है। पर ये अभी हमारे पास पैसा आ रहा है तो कैश बैंक को हम ऐसे ट्रीट करते हैं टेम्पररी बेसिस पे, कहते हैं हमारे पास एसेट आ रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, तो हमने डेबिट कर दिया। और किसकी वजह से आ रहा है, एसेट्स को बेच कर आ रहा है। पर जैसे ही हमने अपने एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था तो ये एसेट अब एसेट नहीं रहेगा, ये क्या बन गए, रियलाइजेशन। तो जो मेरा जो फायदा हुआ है ना, फायदा जो हुआ है एसेट को बेच के, वो किस अकाउंट में हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट में हुआ है। तो मैं कहूंगा मैंने अपने एसेट को बेचा और एसेट को बेच के मेरे पास कैश बैंक आया तो मैंने कैश बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। पर क्योंकि ये मेरा फायदा हुआ है तो इस फायदे को मैंने कहाँ ट्रांसफर किया, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में बेटा मैंने इसको क्रेडिट किया है, देख रहे हो आप, क्योंकि फायदा हो गया, एसेट को बेचने से फायदा हुआ, तो पैसे आ गए और जो फायदा हुआ उसे मैंने रियलाइजेशन अकाउंट से क्रेडिट करा। वहीं अगर बेटा मैं ये एसेट अपने पार्टनर को बेचता तो देखो पैसा तो नहीं आया, पर मैं क्या करता, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर देता। क्यों, मेरे एसेट को कौन लेकर जा रहा है, मेरे अब पार्टनर्स लेकर जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एसेट को बेचते हुए तो दिखा देंगे पार्टनर्स के थ्रू, बट मैं पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट कर दूंगा, क्योंकि पैसा नहीं आया हमारे पास, क्योंकि हमने कैश बैंक में नहीं बेचा, पैसा नहीं आया हमारे पास आया है पार्टनर्स का कैपिटल। हम पार्टनर्स का कैपिटल रिड्यूस कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आपको पता है बेटा कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है बिजनेस के लिए, लायबिलिटी। आप अकाउंट कैपिटल अकाउंट में जितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे उनका अकाउंट क्रेडिट होता चला जाएगा, लायबिलिटी बढ़ेगी। बट अगर आप उनका अकाउंट रिड्यूस करोगे ना तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। और क्योंकि बेटा देखो हो तो फायदा ही रहा है, क्योंकि हम अपने एसेट्स को बेच रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा ये फायदा कहाँ ट्रांसफर हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट में, देख रहे हो ना, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट ही साइड तो है ये, तो रियलाइजेशन अकाउंट का फायदा हो गया। तो हमारा एंट्री बना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो कैश में बेचते हैं एसेट तो एंट्री होती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर के थ्रू बेचते हैं सेम एंट्री है, बस कैश बैंक की जगह हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि हम पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। वो हमारा एसेट लेकर जा रहा है बट पैसे नहीं दे रहा। तो ऐसे में मेरे बच्चे फायदा तो हो रहा है क्योंकि एसेट तो बिक रहा है, बट पार्टनर के थ्रू, तो पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस कर दिया जाता है, लाइबिलिटी को कम कर दिया जाता है। तो जब लाइबिलिटी कम होती है ना बेटा, तो जब लाइबिलिटी कम होती है तो हम इसको डेबिट करते हैं। क्या आपको बात समझ में आई, जब लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, वो जब रिड्यूस करते हैं तो डेबिट होता है। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करा और बिजनेस ने का फायदा तो हमें हो ही रहा है, क्योंकि हम एसेट तो बेच ही रहे हैं पार्टनर को, तो फायदा हमने दिखाया किस नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। ठीक है, बोलो क्या आपको ये एंट्रीज क्लियर हो गई। तो ये एसेट की बेचने की एंट्री थी जो हमने यहाँ करी, ठीक है।
फिर उसके बाद बेटा अगर हम अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, तो लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कैश बैंक हमारे पास आएगा नहीं, कैश बैंक बिजनेस के पास से जाएगा क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, कैश बैंक बिजनेस का क्या होता है, एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, पर जब घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ देखो मैंने टू कैश अकाउंट कर कर इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, देख रहे हो, क्रेडिट कर दिया, ठीक है, क्रेडिट कर दिया। अब क्योंकि लाइबिलिटीज को पे कर रहे हैं तो नुकसान तो हो ही रहा है ना बेटा, तो इस नुकसान को हम कहाँ डेबिट करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो देखो यहाँ हमने डेबिट करा है, तो एंट्री क्या बनी, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। मैंने कैश लिखा है पर कैश बैंक जो भी है, बैलेंस शीट में कैश है तो कैश लिख देंगे, बैंक है तो बैंक लिख देंगे। दोनों दिख रहा है बैलेंस शीट में, कैश बैंक एसेट साइड, तो कैश यूज करो बैंक यूज करो, बात एक ही है, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई। पर अगर आप अपनी लाइबिलिटीज को पार्टनर के थ्रू पे करते हो, पार्टनर कहता है मैं इस लाइबिलिटी को लेकर चले जाऊंगा, आप मेरा अकाउंट बढ़ा देना, बस फ्री में थोड़ी पे करूंगा, मैं अभी तो पे कर दूंगा बट मेरा अकाउंट क्रेडिट कर देना, मेरा कैपिटल अकाउंट बढ़ा देना। तो लाइबिलिटीज अगर पे कर रहा है कौन, पार्टनर, तो ऐसे में पार्टनरशिप फर्म लाइबिलिटी को पे तो कर रही है पर पार्टनर के थ्रू कर रही है, ठीक है ना। तो ऐसे में बिजनेस क्या बोलेगी कि हमारा नुकसान तो हो ही रहा है, एक्सपेंस तो है ही, क्योंकि हम इस लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हैं। तो किस नाम से एक्सपेंस दिखाया जाएगा, रियलाइजेशन के नाम से, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सपेंस हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करा जाएगा। पर क्योंकि पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर कैश में अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर रही है, पार्टनर के थ्रू लायबिलिटी पे कर रही है, तो हमें उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर कोई पार्टनर बेटा एसेट लेकर जाता है तो हमें उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस करना होता है, क्योंकि वो एसेट तो लेकर जा रहा है पर पैसे नहीं दे रहे, तो उसका अकाउंट हम रिड्यूस कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ना बेटा हमें अपने पार्टनर का अकाउंट बढ़ाना होता है, क्योंकि वो हमारे बिजनेस की क्या लेकर जा रहा है, लायबिलिटी। तो हमें उसका अकाउंट तो बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि फ्री में थोड़ी वो लायबिलिटी पे करेगा। तो यहाँ पर बेटा बिजनेस का नुकसान तो हुआ है, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो देखो डेबिट साइड है रियलाइजेशन के। पर ये पैसा हम किसको पे करेंगे, पार्टनर को, तो इसलिए हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ा भी दिया, क्रेडिट कर दिया। तो तो आप देखेंगे कि जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ाऊंगा तो ये बैलेंस जो पार्टनर पे कर रहे हैं बिजनेस की लायबिलिटी को, ये बैलेंस हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे होंगे, देखना, ठीक है। तो बोलो क्या आपको बात समझ में आती है, द आंसर इज यस। तो ये एंट्रीज थी, एंड लास्ट में बेटा हम निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। देखो अगर प्रॉफिट निकल रहा है तो प्रॉफिट कब निकल रहा है, जब रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ग्रेटर साइड पे है और एक्सपेंस साइड यानी डेबिट साइड लोअर साइड पे है। तो इनकम साइड ग्रेटर साइड पे है ना, तो रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। तो आज ये जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है ना, मान लो क्रेडिट साइड का बैलेंस है 1 लाख, डेबिट साइड का बैलेंस है 70,000, मान लो टोटल करा आपने, पता चला आपको, और आपको पता चला कि प्रॉफिट आ गया 30,000 का। तो ये 30,000 का प्रॉफिट आया कैसे, क्योंकि आपका रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड हायर साइड पे है। तो आज ना आप ये रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस कितना बच रहा है, रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस 30,000। तो ये रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस आप किसको दे दोगे, अपने पार्टनर को। तो जैसे आप अपना रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस 30,000 अपने पार्टनर को दोगे ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस फिर डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट साइड। देखो 1 लाख था ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, मैं चाहता हूँ बेटा कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। मान लो इनकम है 1 लाख की, एक्सपेंस था 70,000 का, तो आप मुझे खुद ही बताओ ना यार कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड कितने से बड़ी है, 30,000 से। तो रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड बड़ा है। अब मैं अगर ये पार्टनर को दूंगा तो रियलाइजेशन का अब डेबिट बैलेंस हो जाएगा 30,000 से, इसलिए प्रॉफिट डेबिट साइड में आता है, समझ में आया, क्योंकि क्रेडिट साइड हायर साइड पे हो जाती है। तो अब हम ये प्रॉफिट पार्टनर को देंगे, तो जो रियलाइजेशन अकाउंट का एक्स्ट्रा क्रेडिट बैलेंस आ रहा था 30,000, अब हम उसे डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब इनकम कम होती है ना बेटा तो वो क्रेडिट से डेबिट होता है। तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया 30,000 से, और ये बैलेंस हम किसको दे देंगे, अपने ए और बी पार्टनर को, ए और बी पार्टनर को दे देंगे। तो ए और बी का कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे, और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है बेटा, लायबिलिटी, बचपन से पढ़ते हैं बेटा, वट एवर द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल इज नोन एज लायबिलिटी। तो बेटा जितना आप ए और बी के अकाउंट में पैसा डालोगे उनका अकाउंट बढ़ेगा, बिजनेस के लिए लायबिलिटी इंक्रीज होगी, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। बोलो बात समझ में आ गई। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज टू बीस कैपिटल, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के। तो नरेशन क्या होगा बताओ, नरेशन खुद भी कर सकते हो, दिख रहा होगा यहाँ पे, बट नरेशन होगा बीइंग रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस है बेटा तो लॉस में देखो उल्टा होता है, 1 लाख रुपए का एक्सपेंस है,
70,000 रुपए की मान लो इनकम हुई है, टोटल करा आपने तो आपको ये पता चला। तो बताओ एक्सपेंस साइड कितने से बढ़ा है, 30,000 से। आज ये एक्सपेंस आप डेबिट साइड पार्टनर को ट्रांसफर कर रहे हो तो क्रेडिट साइड में लॉस आएगा आपका 30,000, क्योंकि आप ये पार्टनर को दे रहे हो। तो जो भी डेबिट में लॉस बच रहा है 30,000, अब वो क्रेडिट में आएगा। इसलिए लॉस देखो जब आता है तो क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि बिजनेस अपना डेबिट बैलेंस किसको दे रही होती है, पार्टनर को। तो जब एक्सपेंस कम होता है ना बेटा, तो वो क्रेडिट होता है। इसलिए बिजनेस ने अपना लॉस, जो डेबिट फिगर ज्यादा थी 30,000 की, उसको कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि बिजनेस अपना लॉस पार्टनर के बीच में ट्रांसफर कर रही है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, देखो एंट्री ये होगी कि जो लॉस था, जो डेबिट बैलेंस था रियलाइजेशन का, कितना बच रहा था, 30,000। अब हम उसे किसको दे रहे हैं, पार्टनर को। तो जो बिजनेस का लॉस था 30,000 से, वो फर्म के यहाँ से जा रहा है, तो फर्म का लॉस कम हो रहा है, फर्म का एक्सपेंस कम हो रहा है। तो फर्म अपने लॉस को, डेबिट बैलेंस को क्या करेगी बेटा, क्रेडिट करेगी। तो देखो यहाँ क्रेडिट कर दिया। और ये लॉस किसने दिया, ये लॉस किसको दिया बेटा, हमने ए और बी पार्टनर को दिया। ए और बी के अकाउंट में ये लॉस ट्रांसफर हो गया। तो देखो प्रॉफिट देते हैं तो पार्टनर का अकाउंट बढ़ता है, बट अगर लॉस देंगे तो पार्टनर का अकाउंट रिड्यूस होगा। तो एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जितना आप उन्हें लॉस देंगे पार्टनर्स को, उनका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा। कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी रिड्यूस होंगी। और जब लायबिलिटीज रिड्यूस होती हैं बेटा, तो वो बैलेंस डेबिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एंट्री बनी लॉस को ट्रांसफर करने की, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो बात समझ में आई। तो यहाँ पर ना बेटा देखो, सारी एंट्रीज मैंने लिखी हैं, नरेशन भी लिखी हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। घर में जाके इसका क्या करना है, रिवीजन अच्छे से। और अगर कोई भी डाउट आपको निकल कर आता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना डाउट पूछ सकते हो। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट का, बोलते हैं ना कि, आंसर देने का पूरा पूरा कोशिश करूंगा बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, वैसे ना मुझे एग्जाम्पल भी कराना है, बट मैं ना ये नेक्स्ट लेक्चर में ही कराऊंगा, क्योंकि फिर क्लास हमारी लंबी हो जाएगी अननेसेसरी। तो मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि आज की क्लास में हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग पढ़ा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ा, कौन कौन से हमें अकाउंट बनाने हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर, हमने वो देखा। और हमने आज पर्टिकुलरली किस पे फोकस रखा रियलाइजेशन अकाउंट में, कि किस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है और किस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री भी पास की जाती है, हमने आज की क्लास में ये देखा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे बेटा, तो वहां पर हम रियलाइजेशन अकाउंट का एक क्वेश्चन भी करेंगे। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए फ्रेम किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, जिससे कि हमें एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम रियलाइजेशन अकाउंट बना सकते हैं और किस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री भी पास कर सकते हैं। तो एंट्री करना मैंने सिखा दिया बेटा, बार बार कह रहा हूँ इसका रिविजन कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एंट्री तो करवाऊंगा, पर आप जब इसको रिवाइज कर लोगे ना दोबारा घर में जाके, तो जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं एंट्री करवा रहा हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सभी समझ में आ रहा होगा, सारा का सारा पॉइंट समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसलिए बोलते हैं कि रिवीजन इज द सक्सेस ऑफ की। तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। फिर आप ये भी नोट कर लीजिए, जितना दिख पा रहा है फ्रेम में, ठीक है। और फिर आप ये भी नोट कर दीजिए, ठीक है। आज हमने इतना ही पढ़ा। बाकी मेरे बच्चे, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मुझे लेक्चर पढ़ा के आपको बहुत बहुत बहुत, बोलते ना कि, अच्छा लगा, ठीक है। एंड आई होप सो कि आपको भी अच्छा लगा हो ये लेक्चर पढ़ के। मैं मिलूंगा बेटा अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं बेस्ड ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, टाटा बाय बाय सयोनारा। हो सके तो इस वीडियो को बेटा आप अपने दोस्तों के बीच में, क्लासमेट्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, ठीक है। ओके मेरे बच्चे, टाटा बाय बाय सयोनारा।